सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग एकदम मस्त हो गए और आप लोगों की प्रिपरेशन जो भी है वो बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग हमारा अमीनो एसिड कैटाबॉलिज्म का जो टॉपिक हम लोग कर रहे थे उसको और थोड़ा एक्सटेंड करेंगे। ओके, हमने अमीनो एसिड कैटाबॉलिज्म में कितना तक बात किया था? हमने बात किया था अबाउट ट्रांसएमिनेशन। ओके, उसके साथ हमने बात किया था अबाउट ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन। ओके, एक लाइन में अगर बोला जाए तो हमने इसके पहले वीडियो पे हमारे अमीनो एसिड जो थे उसमें से अमीनो ग्रुप को बेसिकली छीना था। राइट, क्लियर। और मैंने आपको ये भी बोला था कि उस अमीनो ग्रुप को छोड़कर रिमेनिंग जो कार्बन स्केलेटन रह जाता है वो कार्बन स्केलेटन फिर से TCA साइकिल इंटरमीडिएट पे कन्वर्ट हो जाता है, मतलब कि वो जहाँ से आया था। राइट, एंड TCA साइकिल में एक बार घुसा है, इसका मतलब ये CO2 एंड H2O के फॉर्म में निकलेगा। राइट, अंडर सच सर्कमस्टेंसेस एंड ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन के बाद हमको जो मिला था वो मेनली एमोनिया था। यहाँ पर मुझे पहले अमोनिया मिला एंड और एक जगह से मुझे कार्बन डाइऑक्साइड मिला TCA साइकिल से एंड NH4 प्लस मिला डीएमिनेशन एंड ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन करने के बाद। ओके, ट्रांसएमिनेशन एंड ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन करने के बाद। ओके, नाउ जो कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया हम लोगों को मिला वो कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया होगा सबस्ट्रेट फॉर यूरिया साइकिल। ओके, इनसे ही बात शुरू होगी। ओके, नाउ जो पहला वाला एंजाइम है जो काम करेगा वो है कार्बामोइल फॉस्फेट सिंथेटेज 1 और इसको ऐसे भी लिखा जाता है CPS1। ओके, पहली बात कि ये जो एंजाइम है ये माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम है। ओके, जाहिर सी बात है, तो ये पहली वाला जो रिएक्शन होगा वो माइटोकॉन्ड्रिया पे होगा। क्लियर। एंड अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग, ये वाला जो एंजाइम है इसका एक एलोस्टेरिक एक्टिवेटर रहता है। ओके, जिसका नाम है एन एसिटाइल ग्लूटामेट। ओके, क्या? एन एसिटाइल ग्लूटामेट, और सिंपल वर्ड्स में लोग इसको NAG और नाक के नाम से भी पुकारते हैं। ओके, ये NAG और नाग और एन एसिटाइल ग्लूटामेट क्या है? कार्बामोइल फॉस्फेट सिंथेटेज 1 का एलोस्टेरिक एक्टिवेटर। क्लियर। इसके साथ दो मॉलिक्यूल ATP का भी यूटिलाइजेशन यहाँ पर होता है। ओके, एंड ये सब कुछ करने के बाद हमें मिलता है कार्बामोइल फॉस्फेट। ओके, नाउ जो कार्बामोइल फॉस्फेट हमें मिला वो कार्बामोइल फॉस्फेट एल ऑर्निथिन, और आप नॉर्मल ऑर्निथिन भी बोल सकते हैं, दोनों बात एक ही है। ऑर्निथिन के साथ मिलकर ऑर्निथिन ट्रांस कार्बामोइलेज और कार्बामोइल ट्रांसफरेज एक ही बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं, के साथ मिलकर बनाएगा सिट्रुलिन। ओके, और एक बार कार्बामोइल फॉस्फेट जो है वो एल ऑर्निथिन के साथ मिलकर ऑर्निथिन ट्रांस कार्बामोइलेज के प्रेजेंट में बनाएगा सिट्रुलिन। ओके, नाउ ये वाला जो सिट्रुलिन है वो एल एस्पार्टेट के साथ मिलकर आर्जिनिनोसैक्सिनेट सिंथेज एंजाइम के मदद से अलॉन्ग विद दैट ये दो फॉस्फेट भी लेगा इस वाले रिएक्शन को करवाने के लिए। एज ए रिजल्ट हमें AMP क्या मिलेगा? हमें AMP एंड पाइरोफॉस्फेट। ओके, क्या हुआ यहाँ पर? साइट्रोलिन से तैयार हुआ आर्जिनिनोसैक्सिनेट। तो कैसे तैयार हुआ? एल एस्पार्टेट लगा, उसके साथ लगा आर्जिनिनोसैक्सिनेट सिंथेस एंड उसके साथ लगा ATP। ओके, पर यहाँ पर एक फॉस्फेट का यूटिलाइजेशन नहीं हुआ है, इंस्टेड यहाँ पर दो फॉस्फेट का यूटिलाइजेशन हुआ है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? आप एनर्जी कैलकुलेशन के टाइम पे देख पाएंगे। एज ए रिजल्ट हमें जो मिला वो है आर्जिनिनोसैक्सिनेट। ओके, नाउ इस आर्जिनिनोसैक्सिनेट में से फ्यूमारेट निकल जाएगा
इन प्रेजेंस ऑफ द एंजाइम आर्जिनिनोसक्सिनेट लाइएज। ओके, एंड ये वाला जो फ्यूमारेट है फिर से टीसीए साइकिल पे घुस जाएगा एंड मैलेट बनाएगा। वो भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हम लोग बताएंगे। एंड एज ए रिजल्ट जो तैयार होगा उसका नाम है एल आर्जिनिन। ओके, एंड एल आर्जिनिन से आर्जिनेज एंजाइम बनाएगा फीड ऑर्निथिन। ओके, पर ड्यूरिंग दिस स्टेप ये वाटर लेता है इस स्टेप को करवाने के लिए एंड रिलीज करता है यूरिया। ओके, एंड ऐसे करके यूरिया साइकिल से विद द हेल्प ऑफ यूरिया साइकिल एमोनिया जो हमारे बॉडी के पॉइंट ऑफ व्यू से हार्मफुल है उससे लेस हार्मफुल यूरिया बनता है। ओके, तो दैट इज़ द एंटायर थिंग। ओके, क्लियर हुआ? अरे तो बहुत नॉर्मल सी चीज़ थी। सो अब हम लोग बात करेंगे अबाउट द रेगुलेशन। सो पहली बात, मैंने आपको एक रेगुलेशन तो बता ही दिया है यहाँ पर, दैट इज़ एनएचजी वाला रेगुलेशन। ये एक एलोस्टेरिक एक्टिवेटर की तरह काम करता है फॉर कार्बामोइल फॉस्फेट सिंथेस 1। ओके, एंड और एक जो माइनर रेगुलेशन चलता है वो है अबाउट द कंपार्टमेंटलाइजेशन। कंपार्टमेंटलाइजेशन का मतलब यूरिया साइकिल जो है वो पार्टली साइटोसोलिक होता है। मीनिंग मैंने आपको बताया कि कार्बामोइल फॉस्फेट सिंथेटेस 1 जो एंजाइम है वो माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम है एंड दैट इज़ वाई फर्स्ट रिएक्शन माइटोकॉन्ड्रिया पे होता है, सेकेंड रिएक्शन भी माइटोकॉन्ड्रिया पे होता है एंड रिमेनिंग जो 3 रिएक्शन है ए वाला एंड ए वाला होता है साइटोसॉल पे। ओके, सो दैट इज़ वाई यूरिया साइकिल इज पार्टली साइटोसॉलिक एंड 2 कंपार्टमेंट पे ये पूरा रिएक्शन हो रहा है। एक वन इज माइटोकॉन्ड्रिया एंड अनदर वन इज साइटोप्लाज्म। दैट इज़ वाई ये वाला किस्सा एक माइनर रेगुलेशन की तरह काम करता है इन यूरिया साइकिल। ये 2 रेगुलेशन है। अब बात आती है अबाउट द एटीपी कैलकुलेशन। सो पहले देखते हैं कितना एटीपी खर्चा हुआ है। सो यहाँ पर 2 एटीपी का यूटिलाइजेशन हुआ था, मैंने आपको बताया था, एंड इस वाले स्टेप में 1 एटीपी का यूटिलाइजेशन हुआ था, पर इस एटीपी से हमने 2 फॉस्फेट निकाले थे इंस्टेड ऑफ 1, राइट? एंड दैट इज़ वाई एनर्जी कैलकुलेशन में हम लोग पकड़ेंगे कि टोटल 4 एटीपी का यूटिलाइजेशन हुआ। ओके, नाउ कहाँ से एटीपी जेनरेट हो सकता है वो हमको अब ढूंढना पड़ेगा। सो एल फ्यूमारेट जो है, जो आर्जिनिनोसक्सिनेट में से एल आर्जिनिन के कन्वर्शन के टाइम पे निकला था, दिस एल फ्यूमारेट विल गो इनटू द टीसीए साइकिल एंड आफ्टर टीसीए साइकिल और ड्यूरिंग द टीसीए साइकिल एल फ्यूमारेट बनाएगा मैलेट एंड ड्यूरिंग द कन्वर्शन ऑफ फ्यूमारेट इनटू मैलेट यहाँ पर 2.5 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी बनेगा। ओके, और एक बार यहाँ से 4 एटीपी का कंजम्पशन हुआ एंड 2.5 एटीपी तैयार हुआ। कहाँ से? जो एल फ्यूमारेट था, वो एल फ्यूमारेट टीसीए साइकिल में घुस के मैलेट बना रहा था एंड एज ए रिजल्ट 2.5 एटीपी का जनरेशन हुआ। एंड अगर हमने इसको सॉल्व किया तो हमारा जो नेट कंजम्पशन ऑफ एटीपी निकलेगा वो होगा 1.5 एटीपी। दैट इज़ द आइडिया। सो क्या हुआ और एक बार बता दे रहा हूँ कि कार्बामोइल फॉस्फेट सिंथेटेस 1 जो एंजाइम है वो एंजाइम 2 एटीपी यूज़ करता है। ओके, एंड इसका मतलब यहाँ पर 2 एटीपी का कंजम्पशन हुआ एंड सिट्रुलिन से आर्जिनिनोसक्सिनेट वाला जो किस्सा है, यहाँ पर एटीपी से एएमपी एंड पीपीआई बनता है। इसका मतलब 2 हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड का यूटिलाइजेशन हुआ। सो हम इसको भी 2 एटीपी का कंजम्पशन मान के चलेंगे। सो ऐसे करके टोटल 4 एटीपी का कंजम्पशन हुआ एंड जो एल फ्यूमारेट है वो एल फ्यूमारेट टीसीए साइकिल पे घुसकर मैलेट बनाएगा एंड ड्यू टू दिस फॉर्मेशन ऑफ मैलेट देयर विल बी जनरेशन ऑफ 2.5 एटीपी, क्योंकि मैलेट बनाने के लिए जो एंजाइम काम करेगा वो होगा मैलेट डिहाइड्रोजिनेस एंड मैलेट डिहाइड्रोजिनेस यूज़ करता है NAD+ को।
ओके, एंड एज ए रिजल्ट जो बनता है वो है NADH, एंड जो अल्टीमेटली 2.5 ATP तैयार करके देगा। ओके, सो ये हुआ हमारा ATP कैलकुलेशन। अब बात आती है 5 डिसऑर्डर्स है जो यूरिया साइकिल के साथ एसोसिएटेड है, जो जिसको हम लोगों को समझना है। ओके, सो पहली बात जो है वो है हाइपर एमोनेमिया टाइप 1। ओके, सो हाइपर एमोनेमिया टाइप 1 किसके लिए होता है? हाइपर एमोनेमिया टाइप 1 होता है जब देयर इज ए डिफिशियंसी इन कार्बामोइल फॉस्फेट सिंथेटेस 1। अगेन, हाइपर एमोनेमिया टाइप 1 किसके लिए होता है? जब देयर इज ए डेफिशिएंसी इन कार्बामोइल फॉस्फेट सिंथेटेस 1। दैट इज वन थिंग। एंड हाइपर एमोनेमिया टाइप 2 कहाँ पर होता है? जब देयर इज ए डेफिशिएंसी इन ऑर्निथिन ट्रांसकार्बामोइलेस। ओके, उसके बाद 3 नंबर पे जो डिसऑर्डर आता है उसको हम बोलते हैं सिट्रुलिनेमिया, जो होता है ड्यू टू डेफिशिएंसी इन आर्जिनिनोसैक्सिनेट सिंथेस। ओके, एंड यहाँ पर आर्जिनिनोसैक्सिनेट एसिड्यूरिया नाम का एक डेफिशिएंसी होता है, एंड दैट इज ड्यू टू डेफिशिएंसी इन आर्जिनिनोसैक्सिनेट लाइएज। ओके, एंड यहाँ पर 5 आर्जिनेस जो एंजाइम है इसका डेफिशिएंसी के कारण होता है हाइपर आर्जिनेमिया। ओके, सो यहाँ पर डेफिशिएंसी के कारण होगा हाइपर एमोनेमिया टाइप 1, यहाँ पर डेफिशिएंसी के कारण होगा हाइपर एमोनेमिया टाइप 2, यहाँ पर डेफिशिएंसी के कारण होगा क्या होगा? यहाँ पर डेफिशिएंसी के कारण होगा सिट्रुलिनेमिया, एंड यहाँ पर डेफिशिएंसी के कारण होगा क्या होगा? आर्जिनिनो सैक्सिनेट एसिड्यूरिया, एंड यहाँ पर डेफिशिएंसी के कारण होगा हाइपर आर्जिनिनेमिया। ओके, हाइपर आर्जिनिनेमिया। ओके, और आप ऐसे भी इसको प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं हाइपर आर्जिनिनेमिया। ओके, सो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, मैंने आपके लिए एक नोट भी तैयार करके रखा है। सो ये वाला है हाइपर एमोनेमिया टाइप 1, हाइपर एमोनेमिया टाइप 2, सिट्रुलिनेमिया, आर्जिनिनोसैक्सिनेट एसिड्यूरिया, एंड लास्ट वन इज हाइपर आर्जिनिनेमिया। ओके, सो ये सब डेफिशिएंसी पे अल्टीमेटली क्या हो रहा है? यूरिया साइकिल रुक जा रहा है, राइट? एंड यूरिया साइकिल अगर रुक गया तो क्या होगा? एमोनिया का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जाएगा, रहेगा ना? और अगर एमोनिया का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा, सो दिस इज डेंजरस फॉर आवर बॉडी, स्पेशली ब्रेन। ओके, क्योंकि ये वाला सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं हाइपर एमोनेमिया। ओके, एंड जो सेवरल न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन डिसऑर्डर्स कॉज करता है, 2 नाम अगर लूँ तो होगा ट्रिमर एंड एटेक्सिया। ओके, एंड ये इसके साथ भी और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, एमोनिया का कॉन्सेंट्रेशन अगर बढ़ा, सो ये एमोनिया अल्फा कीटोग्लूटारेट के साथ कॉम्बाइन हो सकता है। ओके, एंड अल्फा कीटोग्लूटारेट के साथ अगर एमोनिया कॉम्बाइन हुआ तो क्या तैयार होगा? मैंने पहले भी आपको बताया है, बोलिए। वीडियो को पॉज करके एक बार सोचने की कोशिश कीजिए। सो अल्फा कीटोग्लूटारेट के साथ अगर एमोनिया कॉम्बाइन हुआ तो जो तैयार होगा उसको हम बोलेंगे ग्लूटामेट। ओके, क्लियर हुआ? सो अब आप बोलोगे कि ग्लूटामेट तैयार हुआ तो ये तो अच्छी बात है, अमीनो एसिड बन रहा है, तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यहाँ पर है कि अल्फा कीटोग्लूटारेट से ग्लूटामेट बनता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, पर ये अल्फा कीटोग्लूटारेट असल में एक TCA साइकिल का पार्ट है, राइट? सो अगर अल्फा कीटोग्लूटारेट के साथ एमोनिया जुड़ने लगा, सो TCA साइकिल के लिए सफिशिएंट अमाउंट ऑफ अल्फा कीटोग्लूटारेट नहीं बचेगा, एंड एज ए रिजल्ट TCA साइकिल से ATP का जो प्रोडक्शन है वो घटेगा। ओके, एंड दैट इज नॉट ए गुड न्यूज़ फॉर अस, राइट? एंड एमोनिया का कॉन्सेंट्रेशन अगर बढ़ा तो वो सेरोटोनिन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा सकता है, which is not good for us. Okay, along with that ये एज ए इनिबिटर काम करता है ऑफ इनिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर गाबा। ओके, एंड एज ए रिजल्ट मसल एक बार कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद वो फिर से रिलैक्स कंडीशन पे नहीं आ सकता। ओके, सो इट ऑल्सो एक्ट एज ए इनिबिटर ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर गाबा। ओके,
सो आखिर में जो और एक डिसऑर्डर आता है जिसको हम HHH सिंड्रोम बोलते हैं। सो इस एज का पहला जो एज है वो बोलता है अबाउट हाइपर ऑर्निथिनेमिया। इस एज का जो इस ट्रिपल एज का जो मिडिल वाला एज है, दिस इज स्टैंड्स फॉर हाइपर एमोनेमिया। एंड इस ट्रिपल एज का जो आखिरी वाला एज है, दिस इज स्टैंड्स फॉर होमोसिट्रुलिन यूरिया। ओके, सो हाइपर ऑर्निथिनेमिया, हाइपर एमोनेमिया एंड होमोसिट्रुलिन यूरिया, ये है ट्रिपल एज का फुल फॉर्म। आपको एमसीक्यू में मिल सकता है। सो पहले होगा हाइपर ऑर्निथिनेमिया, उसके बाद होगा हाइपर एमोनेमिया एंड लास्ट में होगा होमोसिट्रुलिन यूरिया। सो एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है दैट इज ड्यू टू डेफिशिएंसी इन ऑर्निथिन ट्रांसपोर्टर 1। ओके, सो दोनों तरह का ट्रांसपोर्टर होता है इन यूरिया साइकिल। वन इज ऑर्निथिन ट्रांसपोर्टर एंड अदर वन इज सिट्रुलिन ट्रांसपोर्टर। सो ऑर्निथिन ट्रांसपोर्टर 1 के डेफिशिएंसी के कारण ए हाइपर ऑर्निथिनेमिया, हाइपर एमोनेमिया एंड होमोसिट्रुलिन यूरिया सिंड्रोम और ट्रिपल एच सिंड्रोम होता है। एक बार फिर से मेरे साथ, हाइपर ऑर्निथिनेमिया, हाइपर एमोनेमिया एंड होमोसिट्रुलिन यूरिया is an autosomal recessive disorder that is caused by deficiency of mitochondrial ornithine transporter 1, okay, due to defect in ornithine transporter 1 gene, okay, and a dysfunction cause करता है in urea cycle। okay, so ये था हमारा टॉपिक ऑफ यूरिया साइकिल। सो आज हमने यूरिया साइकिल को ख़त्म किया। सो कल हम लोग जानेंगे अबाउट कैटाबॉलिज्म ऑफ अमाइनो एसिड स्केलेटन। ओके, सो अमाइनो ग्रुप से तो एकदम पूरा हमने यूरिया तक बना लिया, तो अब हम लोग पीछे पढ़ेंगे ऑफ कार्बन स्केलेटन जो रिमेनिंग रह गया है। ओके, सो उससे पहले आप इस वीडियो को भी अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। ओके, सो फिर मिलते हैं।